उसकी आंखें कहीं और ही टिकी हुई थी, उस तौलिए पर जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसकी कमर से गिर सकता है। उस तरफ घूरते हुए वो मन ही मन सोचती है, क्या वो हमेशा से ही नीचे इतना बड़ा था? चाओ अभी भी बोल रहा था और उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था जब हम घर आ रहे थे? वो अभी भी उसे घूरते हुए अनजाने में पूछती है, क्या कहा था तुमने? ये भयानक है, लेकिन मैं अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही हूं। अपना एक पैर बेड पर रखते हुए वो उससे कहता है, मेरी कुछ यादें वापस आ गई हैं। यान की निगाहें अभी भी उसके नीचे के शरीर पर थी। इस वक्त वो जो भी कहने की कोशिश कर रहा था उससे यान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है, 2 साल पहले उसने मरने की कोशिश की थी। ये बात आखिरकार यान का ध्यान खींचती है और वो कंफ्यूज हो जाती है। उसने मरने की कोशिश की थी? उसे उस रात का वो मंजर याद आता है। तो उस वक्त वो मरने की कोशिश कर रहा था। चावो कहता है 2 साल पहले वो असल में मर गया था। बेड पर चढ़ते हुए वो यान के हाथ पकड़ लेता है। तब से लेकर आज तक एक बार भी उसने जागने की ख्वाहिश नहीं की। इसलिए यान, तुम्हारा पहला पति 2 साल पहले मर गया। वो उसे कहता है, मैं वो तुम्हारा पहला वाला पति नहीं हूं, इसलिए अगर तुम्हारे पास अभी भी हमारी अंगूठी है तो उसे फेंक दो। अगर कोई पुरानी तस्वीरें बची हैं तो उन्हें जला दो। आज से तुमने दूसरी शादी कर ली है और मेरा उस चावू से हारने का कोई इरादा नहीं है जिसे तुम याद करती हो। यान हैरान होकर चावू को देखती रहती है, जो इस पल में एक अलग ही इंसान लग रहा था। उसके सामने घुटनों के बल बैठकर वो उससे कहता है, चूंकि तुमने मुझे पालतू बना लिया है, इसलिए अब आखिर तक इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और ये फेक कपल डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। यान चावू को देख रही थी और सोच रही थी, क्या जो इसने सुबह कहा वो सच था? अगर इसे चीजें याद आ रही हैं तो इसके दिमाग में बहुत से सवाल होने चाहिए, तो फिर ये कुछ पूछ क्यों नहीं रहा? वो सोचती है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसकी ये खामोशी थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे ये नहीं पता था कि चावू बस नाटक कर रहा है। आखिरकार यान से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ लेती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सवाल है? वो कहता है, नहीं। वो सोचती है कि क्या उसे अपने अतीत के बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है कि आखिर हुआ क्या था जिससे वो मरना चाहता था। चावू कहता है, ये तो सिंपल है, वो जरूर पछतावे में मरना चाहता होगा। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वो पिछला चावू कहां से आया था, लेकिन उसने जरूर सोचा होगा कि मरना ही उसका आखिरी विकल्प है। अपने होंठों को ढकते हुए वो कहता है, तुम्हारे एक्स हस्बैंड के बारे में बात करने से ही मुझे उल्टी आ रही है। यान उसके इस बर्ताव से कंफ्यूज हो जाती है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो नशे में पहले ही सच का एक हिस्सा उगल चुकी है। वो पूछता है, क्या वो कम से कम पैसा कमाने में अच्छा था? यान सिर्फ झूठ बोल सकती थी और कहती है, वो असल में अच्छे पैसे नहीं कमा रहा था। चावू कहता है, मुझे पता था। वो यान को डांटता है कि वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है और उसे थोड़ा आराम करना भी नहीं आता। अगर तुमने एक दिमाग से खाली लड़का उठाया ही था तो कम से कम उसे ठीक से इस्तेमाल तो करती। यान को यकीन नहीं हो रहा कि वो कैसे बर्ताव कर रहा है और कहती है, लोगों के लिए बदलना मुश्किल होता है। एक ऐसे आदमी की तरह बिहेव करते हुए जिसकी गर्लफ्रेंड उसकी तुलना उसके एक्स से कर रही हो, वो तुरंत इस बात का विरोध करता है और कहता है, मैं खाली हूँ, इसलिए मेरी तुलना किसी से मत करो, मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड जैसा नहीं हूँ। वो वादा करता है कि वो उसके एक्स हस्बैंड को इसकी यादों से दूर भगा देगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो इसे काट सकती है। उसको इस तरह से नाटक करते देखकर यान को हंसी आ जाती है। वो तुरंत अपना मुंह ढक लेती है, ये सोचते हुए कि ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, और अपनी हंसी छुपाने के लिए खांसने का नाटक करती है। उसे ऐसा करते देखकर चिड़चिड़ा दिखने वाले चाबू के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मेरे मन में एक उत्सुकता है। वो जानना चाहती है क्या? वो क्लिनिक के बारे में बात करता है और पूछता है, क्या वहाँ सिर्फ मैं, तुम और चूहा ही काम करते हैं? ये सुनते ही यान की बेचैनी बढ़ जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसे कुछ याद तो नहीं आ गया। वो कहता है, अगर मुझे तुम्हारा पति ठीक से बनना है तो मुझे तुम्हारे आसपास के हर इंसान को जानना होगा। ये सुनकर उसे राहत मिलती है और वो उसे बताती है कि उनके पास एक और एम्प्लॉय है, एक अनऑफिशियल कीट पतंग एक्सपर्ट। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, जब गूबेक पहले आया था तब चावू सो रहा था, लेकिन अब जब वो जाग गया है तो चावू और एक बच्चा, क्या ये खतरनाक कॉम्बिनेशन नहीं है? वो कल्पना करती है कि शैतान चावू फरिश्ते जैसे गूबेक का शिकार कर रहा है। चावू उसका नाम पुकारता है जिससे उसकी कल्पना टूटती है। वो खांस कर कहती है कि एक और एम्प्लॉय है, लेकिन वो मुश्किल से ही आता है क्योंकि स्कूल का टाइम चल रहा है। वो चावू को विश्वास दिलाती है कि वो उससे जल्द ही मिल लेगा। चावू सोचता है कि ये तो वक्त की बात है,
लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो वक्त इतनी जल्दी और बिना किसी चेतावनी के आ जाएगा। वो बाहर एक्सरसाइज कर रहा था जब एक छोटा सा सुंदर लड़का उसके पास आता है और कहता है, मैं आधिकारिक तौर पर डायरेक्टर के पुरुष से मिल रहा हूँ। ये सुनकर चावू हैरानी से उसे देखता रह जाता है। वो अपनी एक्सरसाइज रोकता है और एक झटके में ठीक से खड़ा हो जाता है। छोटा गुगैक इससे प्रभावित होता है और खुशी से तालियां बजाता है, जबकि चावू उसकी पहचान जानना चाहता है। छोटा लड़का अपना परिचय देता है और कहता है कि वो बेउदौल एलिमेंट्री स्कूल में पहली कक्षा में है। चावू कहता है ठीक है और जानना चाहता है कि छोटा लड़का यहाँ क्यों आया था। गुबैक तुरंत अपना बैग उतारता है, उसे खोलता है और एक बड़ी सी टेक्स्ट बुक निकालता है। चावू उस लड़के के पास बैठ जाता है, उसे तेजी से पन्ने पलटते हुए देखता है। लड़का एक पन्ने पर रुकता है और गर्व से चावू को बताता है, रिंगटेल लीमर्स अपनी मादाओं को आकर्षित करने के लिए फूलों की खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है कि रिंगटेल क्या? गुबैक उसे कहता है कि वो अभी उसी तरह की खुशबू दे रहा है। चावू को हंसी आ जाती है और वो कहता है कि उसे नहीं पता है कि वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसे तो अभी सिर्फ पसीने की बू आ रही है। लड़का कहता है, तुम जरूर डायरेक्टर से छोटे होगे। चावू उसे बताता है कि वो दोनों एक ही उम्र के हैं, जिससे लड़का चिंतित हो जाता है। इसकी इजाजत नहीं है और ये बड़ी समस्या है, क्योंकि तुम्हारी खुशबू खराब हो जाएगी। हमारा हीरो फिर से कंफ्यूज हो जाता है। छोटा लड़का समझाता है, बड़े पुरुषों की तुलना में छोटे पुरुष एक ज्यादा मजबूत और आकर्षक खुशबू देते हैं। अपने माथे पर हाथ मारते हुए वो चावू से कहता है, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। वो पुराने कबाड़ के बारे में बड़बड़ाने लगता है। चावू को हंसी आ जाती है और वो कहता है, तुम एक मजेदार बच्चे हो। गुबैक उससे बताता है कि यैन बहुत लोकप्रिय है, जिससे चावू सतर्क हो जाता है। वो गुबैक से पूछता है, कितने लोग? और छोटा लड़का गिनना शुरू कर देता है, 3 अलग अलग आदमियों का जिक्र करते हुए। ये देखकर वो चावू से कहता है, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी यैन आ जाती है और गुबैक को पुकारती है। छोटा लड़का उसके पास भाग कर जाता है। वो उससे पूछती है कि वो कब आया, और वो कहता है कि थोड़ी देर पहले, जिससे वो चिंता करती है कि उसने बताया क्यों नहीं। वो पूछती है कि क्या कुछ हुआ। चावू गुबैक का बैग उठाते हुए उससे कहता है, मैं तो बस इस छोटे उस्ताद से कुछ चीजें सीख रहा था। यान तुरंत घबरा जाती है। गुबैक कहता है कि वो तो बस उन्हें पढ़ा रहा था। उसने गुबैक को चावू से उनके आखिरी एम्प्लॉय के रूप में मिलवाया, लेकिन छोटा लड़का कहता है, मैंने तो उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। चावू लड़के से कहता है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। दोनों पुरुष हाथ मिलाते हैं और गुबैक कहता है, आज से तुम मेरे सहायक होगे। उन दोनों को इतना घुल मिलते देखकर यान हैरान रह जाती है। वो सोचती है, ये किस तरह की सिचुएशन है। सीन शिफ्ट होता है और कपल गाड़ी से घर जा रहे हैं। यान गुबैक की तरफ से माफी मांगती है, चावू को बताते हुए कि छोटा लड़का बदतमीजी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। चावू कहता है, मैं जानता हूं। यान अभी भी मामले को साफ करने की कोशिश करती है। वो कहती है, वो बस एक बच्चा है जिसे एक बार किसी चीज की धुन लग जाती है तो वो उसे अपने तरीके से ही करता है। चावू कहता है, वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा है। पैसेंजर सीट पर बैठे हुए वो लगातार गाड़ी चला रही यान को घूरता रहता है। यान से और बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे कहती है, आगे देखो और अपनी नज़र सड़क पर रखो। वो मना कर देता है, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। वो उससे कहती है, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान तुम्हारा भी होगा। वो पूछता है, क्या तुम क्रैश करने वाली हो? और वो कहती है, शायद। वो उसे एक बार और देखता है और आखिरकार अपनी नजर हटा लेता है, जिससे यान राहत की सांस लेती है। तभी वो अचानक उसका नाम पुकारता है और कहता है, मुझे एक आईडी चाहिए। उसके ये शब्द उसे इतना घबरा देते हैं कि वो गाड़ी से अपना कंट्रोल खो बैठती है और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। वो वक्त पर गाड़ी रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन झटके से आगे की तरफ झुक जाती है। चावू तुरंत उसे पीछे से पकड़ लेता है, अपना हाथ उसके और स्टीयरिंग व्हील के बीच में रखते हुए। वो पूछता है, तुम ठीक हो? यान एक अजीब सी उलझन में थी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी अभी एक्सीडेंट होते होते बचा था। इस वक्त चावू का हाथ उसके सीने पर दबा हुआ था। वो शर्माने लगती है, जिससे वो चिंतित हो जाता है। वो उसे दूर ढकेलती है, कहती है, मैं ठीक हूं, बिल्कुल और पूरी तरह से ठीक हूं। वो अचानक उसके और करीब आ जाता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो उसे चेतावनी देती है, इतने पास मत आओ। वो थोड़ा और पास खिसकता है और वो सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो बस उसकी सीट बेल्ट ठीक कर देता है, जिससे यान अजीब तरह से निराश हो जाती है। वो फिर से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और वो पूछती है, तुम्हें आईडी क्यों चाहिए? वो कहता है, एक ठीक ठाक नौकरी पाने के लिए। यान को पसीना आने लगता है। वो पूछती है, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? क्या हॉस्पिटल में फूल लगाने का तुम्हारा काम काफी नहीं है? वो समझाता है कि उसे पैसे नहीं मिलते।
मेरे पास जो एक ही काम की चीज़ बची है वो है मेरा शरीर। इसलिए मैं एक फ़ोन लेना चाहता हूँ, एक बैंक अकाउंट खोलना चाहता हूँ और एक नौकरी करना चाहता हूँ। लेकिन यान के प्लान कुछ और ही थे। वो चावू को कभी भी अकेले दुनिया में नहीं जाने दे सकती थी। वो हंसती है और उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आईडी कहाँ है, बहुत टाइम हो गया है। मैं वादा करती हूँ कि पहले उसे ढूंढूंगी। मन ही मन वो सोचती है, मुझे इसे अपने पास ही रखना होगा ताकि मैं इसकी यादों को वैसे कंट्रोल कर सकूं जैसे मैं चाहती हूँ। भौएं से कोड़ते हुए वो सोचती है, ये तो मुझे खुद सुनने में भी एक बहुत ही अजीब रीज़न लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर के ऑफिस में यान को चावू की सेहत पर रिपोर्ट्स मिल रही थी। डॉक्टर कहता है, अब ये साफ हो चुका है, चावू सो पाएगा या नहीं ये यान की मौजूदगी पर निर्भर करता है। भले ही उसे इसका अंदाजा था, यान ये सुनकर फिर भी हैरान थी। वो इसका कारण जानना चाहती है। डॉक्टर सुझाव देता है, यह एक्सीडेंट के समय यान से जुड़े किसी ट्रॉमा के कारण हो सकता है। यान भड़क जाती है, ट्रॉमा मुझे हुआ था। तब डॉक्टर एक और एक्सप्लेनेशन देता है, हो सकता है कि जब चाबू बेहोशी की हालत में था तब वो हिप्नोटाइज हो गया हो। यान कंफ्यूज हो जाती है। डॉक्टर उसे कुछ शब्दों की याद दिलाता है जो चाबू ने पहली बार जागने पर कहे थे, प्लीज मत जागो। वो उसे समझाता है कि भले ही मरीज को चेतन रूप से याद ना हो, लेकिन 2 साल का कोमा में उसने जो कुछ भी सुना वो उसके अवचेतन मन में इकट्ठा हो गया है। यान इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि इसकी वजह वो खुद है। 2 साल पहले उसकी वो उम्मीद कि वो कभी ना जागे अब इस तरह से पूरी हो रही थी। डॉक्टर कहता है कि वो कुछ बताना भूल गया और कुछ लक्षणों की लिस्ट बनाता है जो चाबू की बीमारी वाले लोगों में हो सकते हैं। वो जानना चाहता है कि क्या चाबू ने इनमें से कोई भी प्रदर्शित किया है। डॉक्टर को गुस्से से घूरते हुए वो कहती है, ये भूलने के लिए एक जरूरी चीज थी। वो घबराकर हंसता है और कहता है, चूंकि आपने अब तक कुछ नहीं बताया इसलिए कोई समस्या नहीं हुई होगी। लेकिन यान को महसूस होता है कि चाऊ ने ये सारे लक्षण दिखाए हैं, आक्रामकता, अत्यधिक कामुकता और व्यवहारिक समस्याएं। उसे अचानक अंदर से खालीपन महसूस होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि सभी मरीजों को किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। चाऊ तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो आखिरकार तुमसे चिपकने के लिए बाध्य है। इसमें सालों लग सकते हैं, इसलिए यान तुम्हें भी कुछ संकल्प की जरूरत पड़ेगी। तभी चाऊ वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर उसके कान में धीरे से कहता है, मुझे चाऊ पर ज्यादा तरस आ रहा है। अपनी बाकी की जिंदगी के लिए उसे अपना दिन शुरू करने के लिए भी सिर्फ यान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। सीन चाऊ पर खत्म होता है जो परेशानी में यान के पीछे भाग रहा है। वो उससे विनती करता है, इंतजार करो ताकि हम साथ जा सके। वो उसका बॉक्स पकड़ता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो कहती है, नहीं। वो उससे कहता है, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है और तुम बार बार अकेले आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। वो उससे छेड़ते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे किसी अनजान जगह पर छोड़ने का प्लान बना रही हो? वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके उदास चेहरे को देखकर वो चिंता करता है कि वो कितनी कमजोर लग रही है। झुककर वो अंदाजा लगाता है, क्या तुम बीमार हो? वो कहती है, ऐसा नहीं है। अपने मन में वो सोच रही थी, अगर चाऊ का ये बर्ताव सच में उसकी बीमारी का एक लक्षण है तो क्या इससे मेरा दोष कम नहीं हो जाना चाहिए? अगर उसका बर्ताव इसलिए नहीं है कि मैंने उससे शादी का झूठ बोला बल्कि उसकी बीमारी की वजह से है तो उसे छोड़कर जाना आसान होना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा ही मजाक बनाया जा रहा है? जल्द ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपने बर्ताव के लिए खुद को कोसते हुए अपना ही सर पीटने लगती है। चावू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद को मारने से रोकता है। इससे उसे बेहतर महसूस नहीं होता क्योंकि ऐसी छोटी सी चीज भी उसे पिघला सकती है। इस वजह से वो उससे दूर भेजने की कोशिश करती है। वो नहीं मानता और कहता है, अगर तुम अकेले रहना चाहती हो तो मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। उसे ये ध्यान भटकाने वाला लगता है, लेकिन वो दलील देता है कि वो वापस का रास्ता नहीं जानता क्योंकि वो बहुत दूर आ गए हैं। वो उसे छेड़ते हुए कहता है, मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं क्योंकि मेरा दिमाग तुमसे भरा हुआ है। जैसे ही वो उससे आगे बढ़ने के लिए कहता है, उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है और वो बोलना बंद कर देता है। उसे इतना गंभीर देखकर वो जानना चाहती है कि क्या गलत है। वो उससे कहता है, पीछे मत देखना और बस भागो। वो अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे एक पेड़ के पास ले जाता है और उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। जब वो अभी भी बहस करने की कोशिश करती है तो उसे गोद में उठा लेता है। वो जिद करती है कि वो जानने की क्या गलत है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी घबराहट की वजह उनके सामने आ जाती है। उनकी दिशा में एक जंगली सूअर आ रहा था। वो उसे चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वो ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या आ रहा है। वो अभी भी हिचकिचा रही थी, इसलिए वो उस पर चिल्लाता है, जल्दी ऊपर चढ़ो। उसे वो सूअर से ज्यादा डरावना लगता है और वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती है। नीचे देखते हुए वो देखती है कि चावू उनके बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा है। वो उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो औजार पेड़ों का इलाज करने के लिए है, शिकार करने के लिए नहीं। वो उससे कहती है, कोई पागलपन मत करना और ऊपर चढ़ जाओ जब तक मैं रेस्क्यू सेंटर को फोन कर रही हूँ। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और कुछ लकड़ी काटता है।
जिससे वो उस पर चिल्लाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हाथ मत लगाओ। जंगली सूअर अब लगभग उनके पास था और यान बहुत चिंतित थी। वो उससे कहती है, उन चीजों को छोड़ दो और ऊपर चढ़ जाओ। सूअर को उसके बिल्कुल पास देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और चिल्लाती है, हट जाओ वहां से। इसके बजाय वो मुस्कुराता है और उसे तसल्ली देने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है। उसको सूअर से लड़ने के लिए तैयार होते देखकर वो कहती है, ये सब कहने का वक्त नहीं है। जल्द ही एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। चा वू बनाम जंगली सूअर। यान से ये देखा नहीं जा रहा था और वो अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। जब वो उन्हें खोलती है तो देखती है कि चावू ने जानवर पर वार कर दिया है। वो उससे पूछती है, क्या तुमने उसे मार दिया? और वो कहता है, अभी नहीं। अचानक सूअर चावू पर हिंसा से हमला करता है, उसे अपने सींगों से मारता है। रान घबरा जाती है और उसका नाम चिल्लाती है। वो कहती है, घबराओ मत, मैं अभी रेस्क्यू सेंटर से संपर्क करूंगी, और विनती करती है, मरना मत। वो सेंटर को फोन करती है और उन्हें अपनी लोकेशन बताती है। कहती है, एक जंगली सूअर ने किसी पर हमला कर दिया है। वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाती क्योंकि वो देखती है कि चावू ने सूअर का सींग पकड़ लिया है, उसके पीठ पर कूद गया है और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उस पर वार करके उसे मार देता है। फोन पर सामने वाला इंसान कंफर्म करना चाहता है, क्या सूअर ने किसी पर हमला किया है? यान कहती है, नहीं, इस बार किसी ने सूअर पर हमला किया है। चावू खून से लथपथ था और अपने चेहरे से खून साफ करता है। वो यान से कहता है, नीचे आ जाओ। वो पेड़ को कस के पकड़ लेती है और मना कर देती है क्योंकि उसके लिए इस वक्त चावू एक खतरनाक जानवर जैसा लग रहा था। उसे इतना सहमा हुआ देखकर वो चिंता करता है कि वो बहुत डर गई है। वो चेतावनी देती है, पास मत आना, क्योंकि इस वक्त वो उसके लिए सबसे डरावनी चीज था, खासकर उसके हाथ में कुल्हाड़ी के साथ। चावू हंसने लगता है, जिससे यान को वो और भी अजीब लगता है। वो सच में वक्त में पीछे जाकर खुद को एक मुक्का मारना चाहती थी कि उसने उसके लिए बुरा क्यों महसूस किया। तभी चावू अचानक अपनी कमर पकड़ता है और दर्द से कराहते हुए झुक जाता है। वो तुरंत चिंतित हो जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? वो कुल्हाड़ी नीचे फेंक देता है और उससे कहता है, तुम अब नीचे आ सकती हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर चावू के घावों पर पट्टी कर रहा था और कह रहा था, ये एक चमत्कार है कि सिर्फ इतनी ही चोट आई है। यान जानना चाहती है कि क्या ये सच है, और डॉक्टर समझाता है, एक सूअर एक चलती फिरती ट्रक की तरह होता है, उससे मिलने का मतलब है कि आपकी मौत पक्की है। यान कल्पना करती है कि क्या होता अगर चावू ने उसके साथ जाने की जिद ना की होती। डॉक्टर कहता है कि उसने जल्दी से इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर दिया है और बाद में उनके घर आएगा। वो उससे धन्यवाद देती है। उसे जाते हुए देखकर वो खुश होती है क्योंकि डॉक्टर के भोलेपन ने उसे चावू के सामने खुद को एक्सपोज करने से बचा लिया। तभी वो इंसान उसका नाम पुकारता है और वो उसकी तरफ मुड़ती है। वो डॉक्टर की पहचान के बारे में पूछता है। यान कहती है, वो बस एक डॉक्टर है। चावू विश्वास नहीं करता और यहाँ तक कि उसे संदेह से घूरता है। वो सोचती है, इस तरह देखने का क्या मतलब है। वो चावू को समझाती है कि जब से वो बेहोशी की हालत में था, तब से वही डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। चावू अचानक एक जरूरी सवाल पूछता है, क्या हम इतने अमीर हैं? तुम शायद एक कोमा के मरीज की देखभाल करने में ही संघर्ष कर रही थीं, तो फिर एक प्राइवेट डॉक्टर का खर्चा कैसे उठा सकती हैं, जो सिर्फ एक फोन कॉल पर आ जाता है? हम इतने अमीर कैसे हैं यान? अब भाई ये सवाल सुनते ही यान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में 1000 ख्याल दौड़ जाते हैं। पकड़ी गई, अब क्या जवाब दूं? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती और बड़ी ही चालाकी से एक कहानी बनाती है। वो कहती है, तुम्हारे इन-लॉज मतलब तुम्हारे भैया ने मेरी मदद की है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। उन्होंने ही इन डॉक्टर को भेजा है। जब तुम 2 साल के लिए कोमा में थे तब भी वो आ जाते थे, चाहे मैं दिन में कॉल करूं या रात में। यान को लगा कि वो बच गई, लेकिन चावू की आंखों में शक की एक गहरी परछाई उतर आती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो धीरे से दोहराता है, दिन में और रात में? रात में भी ये आदमी आ जाता था जब तुम इस बड़े से घर में अकेली होती थी? यान घबराकर सफाई देती है, अकेले कहां, तुम तो होते थे ना। चावू एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, पर मैं तो कोमा में था यान, एक जिंदा लाश की तरह। इससे पहले कि ये ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन और आगे बढ़ती, सीन में एक नई लड़की की एंट्री होती है जो कहानी में एक नया ट्विस्ट लाने वाली थी। वो कहती है,
हेलो, मेरा नाम जू डोंगमी है। मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हूँ। आपने जंगली सुअर के लिए जो कॉल किया था, मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। वो चावू को किसी हीरो की तरह देखती हुई आगे बताती है, हमने उस सुअर की बॉडी को रेस्क्यू कर लिया है और सैंपल्स भी ले लिए हैं। आपकी वजह से हमें किसी प्रोफेशनल को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सच कहूँ तो आपने जो किया वो कमाल था। अब भाई यान उस लड़की की आंखों में चाबू के लिए तारीफ का समंदर देख सकती थी। वो मनी मन जल भुनकर सोच रही थी, अरे वाह, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। जिस तरह से ये चाबू को देख रही है, मुझे साफ पता चल रहा है कि इसका दिल हमारे हीरो पर आ गया है और उसका शक सही साबित होता है। डोंगमी अपना फोन किसी फैन की तरह आगे बढ़ाते हुए चाबू से कहती है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? लेकिन हमारा हीरो तो एक वफादार पति की एक्टिंग में पीएचडी कर चुका था। वो पत्थर की मूरत बना खड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर बेचारी यान को ही बीच में कूदना पड़ता है। वो एक नकली मुस्कान के साथ कहती है, इसका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ये मेरा कार्ड है, आप इस पर बात कर सकती हैं। डोंगमी कार्ड देखकर मासूमियत से पूछती है, अच्छा आप यहाँ काम करती हैं? वैसे आप दोनों का रिश्ता क्या है? अब यान के दिमाग में बत्ती जली। ये उसे सबक सिखाने का सुनहरा मौका था। क्या बोलूं, पति बोलूं? नहीं। और वो एक तीर से दो शिकार करती हुई कहती है, ये मेरा एम्प्लॉय है। ये सुनकर डोंगमी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, ओके ठीक है, मैं अभी के लिए जा रही हूं, पर अगली बार मैं आपसे जरूर मिलूंगी और आपका नाम भी जानूंगी। और वो एक आखिरी नजर चावू को देखती हुई वहां से चली जाती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, कमरे का तापमान 10 डिग्री नीचे गिर जाता है। चावू धीरे से यान की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा और एक गहरी चोट साफ नजर आ रही थी। वो एक एक शब्द चबाकर कहता है, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूं, तुम मुझे कुत्ते से भी बेकार समझती हो ना यान? और ये कहकर वो उसे कोई और जवाब देने का मौका दिए बिना गुस्से में वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों गाड़ी में घर वापस आ रहे हैं। गाड़ी के अंदर इतनी खामोशी थी कि दोनों एक दूसरे की सांसों को भी सुन सकते थे। यान मन में सोच रही थी, हॉस्पिटल से लेकर अब तक के रास्ते में इसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब ये मेरी तरफ घूरता था तब मेरा दिल बेचैन हो जाता था, और अब जब ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है तो मुझे और भी ज्यादा घुटन हो रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? घर पहुंचकर यान माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। डॉक्टर थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम थोड़ा आराम कर लो। तभी वो देखती है कि चावू अपनी शर्ट उतार रहा है और वो चिल्ला पड़ती है, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? चावू एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ मुड़ता है, क्यों? मैं तो तुम्हारा पालतू कुत्ता हूं ना, तो मालिक को ही अपने पालतू का ध्यान रखना चाहिए। मैं नहाने जा रहा हूं और तुम मुझे नहलाओगी। जंगली सुअर से तुम्हारी जान बचाने का इतना इनाम तो मैं डिजर्व करता हूं ना। यह सुनकर यान का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसके दिमाग में पहले तो एक क्यूट से छोटे से पप्पी की इमेज आती है। वो सोचती है, हाँ, जैसे एक बड़े से पप्पी को नहलाते हैं वैसे इसे भी नहला दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भाई साहब, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है, असलियत उसके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ती है। अंदर शर्टलेस चावू, जिसकी बॉडी किसी ग्रीक गॉड की तरह थी, उसे देखकर कहता है, हाय यान, अच्छा वो तुम आ गई। यान मन में चीखती है, नहीं, ये बिल्कुल भी किसी भी एंगल से एक डॉग की तरह नहीं है। वो हकलाते हुए कहती है, तुम्हारी पट्टियां गिरी हो जाएंगी। चावू लापरवाही से कहता है, कोई बात नहीं, डॉक्टर तो वैसे भी आने वाला है। फिर वो अपनी पैंट की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से कहता है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है यान, तुम्हें इसे उतार दो। इसके बाद वो यान को अपने ऊपर खींच लेता है और वो उसके ऊपर झुककर एक दर्द भरी आवाज में कहता है, तुम्हें लगता है ये सब बीमारी है? जब तुम गाड़ी चलाती हो और मैं खुद को तुम्हें देखने से नहीं रोक पाता, जब तुम रात को मेरे बगल में सोती हो और मेरा मन तुम्हें अपनी बाहों में भरने का करता है, जब कोई और आदमी तुम्हें देखता है और मेरे अंदर आग लग जाती है, क्या ये सब एक बीमारी के लक्षण है? तुम एक डॉक्टर की बात मानोगी, लेकिन उस आदमी की नहीं जो हर पल तुम्हारे बारे में सोचता है। बताओ मुझे यान। इसके बाद उनके बीच एक इंटीमेट मोमेंट होता है जो काफी देर तक चलता है, लेकिन मैं ये पार्ट यहाँ दिखा नहीं सकता। जब ये सब चल रहा था, तभी दरवाजे पर डॉक्टर के आने की आहट होती है। यान घबराकर कहती है, छोड़ो मुझे, डॉक्टर आ गए हैं, मेरी सोशल रेपुटेशन का क्या होगा? चावू रुकता है और उसकी आंखों में झांककर कहता है, ठीक है, छोड़ूंगा, पर बदले में क्या मिलेगा? यान जल्दी से कहती है, जो तुम मांगोगे दे दूंगी। चावू कहता है, ठीक है, तुमने वादा किया।
इसके बाद डॉक्टर आता है और चावू यान को एक कपड़ा से ढक देता है और डॉक्टर उन लोगों को देखकर समझ जाता है। इसके बाद सॉरी बोलकर चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि जोई अपने मोनोलॉग में बोल रहा होता है, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मेरी हड्डियाँ दर्द कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक आदमी से मिलता है और कोई नहीं, वही जो चावू पर नज़र रखता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम उस दिन मुझे क्यों हेल्प नहीं किया, मैं मर भी सकता था। तभी वो उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट देखता है और उस सर्टिफिकेट में क्रिमिनल कुछ लिखा होता है। वो उसको देता है और बोलता है, डायरेक्टर ने मुझे तुमको देने के लिए कहा। सीन कट होता है और दोस्तों अब होती है कहानी के असली मास्टरमाइंड, असली विलन की एंट्री। चावू का बड़ा भाई कांग जी सेओक, जो सुगाक फार्मास्यूटिकल्स का सीईओ है। वो एक बेहद हैंडसम, अमीर और उतना ही खतरनाक आदमी है। हम उसे अपने शानदार ऑफिस में सिगार पीते हुए देखते हैं और उसके हाथ में यान की फोटो होती है। वो फोटो देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, सी यान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा छोटा भाई अब पूरी तरह तुम्हारे जाल में है। और दोस्तों इसी खतरनाक सस्पेंस के साथ ये सेशन 1 यहीं खत्म होता है। आखिर चावू के भाई का असली प्लान क्या है, वो यान का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और क्या यान कभी चावू को सच बता पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको अगले सेशन का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही उसकी कोई भी अपडेट आती है, आपका भाई सबसे पहले आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके हाजिर हो जाएगा। लेकिन तब तक सफर रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों ने इस सीरीज पे जो प्यार बरसाया है भाई, मजा आ गया और मुझे पूरा यकीन है कि आप अगली कहानी में भी ऐसे ही साथ देंगे। तो अब इंतजार किस बात का? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि आप अगला कौन सा मानवा देखना चाहते हो। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो तो मैं एक पोल वीडियो भी बना सकता हूं, जहां आप खुद अपना अगला एडवेंचर चुन सकते हो। जो आप बोलोगे वो बनेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए मानवा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय दोस्तों।